एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल इन नर्सेस सब। आज हम एमपी एनएचएम के तहत जो सीएचओ एग्ज़ाम है, राजस्थान में एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए आज की क्लास है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और अपकमिंग टाइम में अलग अलग स्टेट वाइज भी सीएचओ की वैकेंसी आ सकती है 2024 में। अभी एमपी का जो पेपर होना है उसकी डेट कंफर्म नहीं हुई है, बट राजस्थान के लिए जो कैंसल्ड सीएचओ पेपर था वो दोबारा से होना है, उसकी डेट फाइनल है। और एनएचएम का पेपर है जो उसकी डेट भी फाइनल है। तो आप लोग इन्हीं एग्ज़ाम्स को अपने माइंड में रखते हुए जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, सिलेबस आपके लिए ऑलरेडी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है जो भी एजेंसी, चाहे वो एनएचएम हो या फिर कोई अदर, तो वहाँ पे आपको सिलेबस ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, आपको उसी सिलेबस को फॉलो करना है। सेकेंड थिंग, आपकी जो पढ़ने की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो रहेंगे आपके, यदि जिन्होंने पहले पेपर नहीं दिए हैं तो वो एक बार पेपर दे के जो प्रीवियस पेपर है उनको एक बार चेक करें और अपनी टाइमिंग के साथ में उन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको यदि 90 मिनट का टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम में, आपको पूरे क्वेश्चंस आते भी हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, तो आप कितनी टाइमिंग में कर पा रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे जगह जो पेपर हुए हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी लोगों ने मुझे रिव्यू दिए हैं कि उनका टाइम कम पड़ गया उस पेपर में, तो उनको आते हुए क्वेश्चन भी ओएमआर में वो आंसर मार्क नहीं कर पाए। यदि सीबीटी है तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब भी ओएमआर बेस्ड पेपर होता है तो आपके आंसर आप लोग गलत ज़रूर भर देते हैं। तो आपको वो चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जहाँ का यदि आपको राजस्थान का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे 30-40% जितना भी जीके जीएस आना है, तो आपको मेनली फोकस ऐसा नहीं कि ओनली राजस्थान के जीके पे करें, अदर स्टेट की जो बेसिक चीज़ें उन पे भी आपको फोकस करना है। एक क्वेश्चन आपको राम मंदिर से आ सकता है, एक या दो क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको जो अलग अलग जगह नई नई चीज़ें हुई हैं वो आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो आपको अपने जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। बिना किसी जो भी आपके डाउट रह जाते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं। और जो भी लोग 40 पेपर प्लस 13 सीरीज़ लेना चाहते हैं तो वो इन सभी को परचेस कर सकते हैं। आपके लिए चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, जिसमें आपके 40 सॉल्व पेपर होंगे, हिंदी इंग्लिश में होंगे, और सीरीज़ रहेंगी जो आपके सीएचओ एनएचएम सिलेबस के बेस पे बनाई गई हैं। क्लियर है? वो आपको लगेगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या है। एक टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव है, स्पर्मिसाइड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे इज। टुडे जो कि वुमेन्स कॉन्ट्रासेप्टिव है, अब इसमें स्पर्मिसाइड का मतलब है कि स्पर्म को मारने वाला, इसमें ऐसा कौन सा केमिकल है। स्पर्मिसाइड का मतलब स्पर्म को किल करने वाला केमिकल, तो इसमें ऐसा कौन सा केमिकल है टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव में जो कि स्पर्म को मार सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2, MPA9, नैनोसिनॉल या फिर नन ऑफ दी अबव। कौन सा है? तो यहाँ पर टुडे वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव है, आपको सैचेट पे दिख रहा है, जो आपको इमेज यहाँ पे ऐड की गई है, ये टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो यहाँ पर 9 नैनोसिनॉल स्पर्मिसाइड यूज़ किया जाता है, जो कि एक वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज है, एक तरीके का क्या है, स्पंज, कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज है। और ये लेकिन ये एसटीडी को प्रिवेंट करने का काम नहीं करेगा, आपको याद रखना है। एक बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट है जो कि सॉफ्ट है, डिस्पोजेबल है, पॉलीयूरेथेन फॉर्म का स्पंज कंटेनिंग 1000 mg, इसमें नॉनॉक्सिनॉल रहेगा। क्या है? 1000 mg ऑफ नैनॉक्सिनॉल 9 रहेगा। एग्जाम में आ सकता है कि जो टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव है, टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज है, इसमें कितना नैनोक्सिनॉल रहेगा, तो वो होता है 1000 mg, 1000 mg, जो कि जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे और इसको डायरेक्ट वेजाइना में इंसर्ट किया जाएगा। और ये ओनली 24 तक, बस ओनली 24 तक आपको प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। आपको इससे ज़्यादा यदि ड्यूरेशन में इंसर्ट करके रखते हैं तो इसको आपको रिमूव करना, देन आफ्टर दूसरा यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द ब्रेस्ट फीडिंग। तो जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है उसमें आप कौन सी मेडिकेशन देने को अवॉइड करने को कहेंगे? प्रोप्रानॉल, सेफेलोस्पेरिन, जिडोविडिन या फिर सल्फोनाइल यूरिया। कौन सी मेडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेट करने के लिए कहेंगे यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है तब? तो वो होगी सल्फोनाइल यूरिया। प्रोप्रानॉल किसके लिए दी जाती है? प्रोप्रानॉल एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, बीटा ब्लॉकर से। सेफेलोस्पेरिन एक एंटीबायोटिक है। जिडोविडिन ये एक ऐसी ड्रग है जो कि HIV पेशेंट को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। लेकिन यदि ओनली यहाँ पे याद रखना, जिडोविडिन और निवेरापाइन दोनों ART ड्रग हैं, लेकिन यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या है? जिडोविडिन HIV एड्स के लिए दी जाती है, लेकिन निवेरापाइन जो माँ नर्सिंग मदर अपने बच्चे को फीड कराती हैं बट वो HIV पॉजिटिव हैं, तब उनको निवेरापाइन दी जाएगी। लैक्टेटिंग मदर को यदि HIV है, बच्चे को फीड कराना चाहती हैं तो निवेरापाइन थेरेपी के साथ फीड करा सकती हैं। सल्फोनाइल यूरिया एक ऐसी ड्रग है जो कि जनरली एंटी डायबिटिक ड्रग के तौर पे काम करेगी। किसके तौर पे? एंटी डायबिटिक ड्रग के तौर पे काम करेगी और ये डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 को मैनेज करने में यूज़ की जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर को एक कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। नेक्स्ट है रैमसे स्केल। क्या है? रैमसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। तो रैमसे स्केल किसके लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन में है यहाँ पे सेडेशन, पेन, अराउजल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो रैमसे स्केल है ये यूज़ की जाती है सेडेशन के लिए। किसके लिए? सेडेशन के लिए। यहाँ पर इसमें जो स्कोर होते हैं 1 2 3 4 5 6 स्कोर यहाँ पे रहेंगे। मोस्ट कॉमनली सेडेशन स्केल कहलाएगी या तो रैमसे सेडेशन स्केल के नाम से जानी जाएगी। 6 कैटेगरी होती हैं यहाँ पर, सीवियर एजिटेशन टू डीप कोमा तक की। सीवियर एजिटेशन टू डीप कोमा तक की आपने देखा होगा, जैसे हिप्नोटाइज करते हैं उसी तरीके से सेडेट करना होगा। तो यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या है? कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मरीज किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, पूछते पूछते यदि मरीज बहुत डीप गहरी नींद में चला जाता है और तब भी आप उससे बात करते जा रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो, तो क्या होगा? लास्ट होगा पेशेंट एग्जिबिट नो रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर क्या है? सेडेशन स्केल और रैमसे सेडेशन स्केल। नेक्स्ट वन, द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है OCD में? इसमें OCD में इन्वॉल्व होगा डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन या फिर सेरोटोनिन। आपने सभी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल हैं, तरीके से क्या करेंगे? आपके सिग्नल्स हैं जो ब्रेन में वो ट्रांजिट करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि यही न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल या तो कम हो जाए या बढ़ जाए तब प्रॉब्लम होगी। तो कौन सा है जो OCD में डिस्टर्ब होगा? तो होगा सेरोटोनिन। क्या है? सेरोटोनिन। OCD इज अ मेंटल डिसऑर्डर। इसमें पर्सन फील करेगा कुछ करने के लिए, बार बार कुछ करने के लिए, होगा कंपल्सन, और जो उसके माइंड में जो आइडिया आ रहे हैं वो कहलाएंगे ऑब्सेशन। क्या है? सर्टेन थॉट्स रिपीटेडली, थॉट्स रिपीट होते, ऑब्सेशन और कुछ करना है, वो क्या है? कंपल्सन। OCD में जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होगा वो क्या होगा? सेरोटोनिन। ये देखिए न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, गाबा, एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट और एंडोर्फिन से क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर के घटने या बढ़ने से क्या समस्याएं होती हैं? यदि एसिटाइल कोलिन, ACH नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, यदि एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ता है तो क्या होगा? हाई होता है तो डिप्रेशन, घटेगा तो अल्जाइमर। जैसे आपको OCD में पूछा कि कौन सा डिस्टर्ब रहेगा, वैसे यदि पूछे अल्जाइमर हो तो एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या होगा? कम होगा। नॉरएपिनेफ्रिन मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, मैनिया वाले पर्सन होते हैं, सिजोफेनिया है, एंजाइटी स्टेट है, उनमें नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ेगा लेकिन ये डिप्रेशन में घट जाएगा। डिप्रेशन में एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन क्या होगा? घटेगा। सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन ये भी एक क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका लेवल हंटिंगटन डिसीज, क्या है? हंटिंगटन कोरिया आपने पढ़ा है, वही इसमें क्या होगा? इसका लेवल बढ़ेगा।
नेक्स्ट आता है डोपामाइन। तो डोपामाइन मैनिया सिजोफ्रेनिया में बढ़ता है लेकिन पार्किंसन और डिप्रेशन में घटेगा। सेरोटोनिन डिप्रेशन में लेवल कम होगा, और जो एंजाइटी या फिर कुछ अदर कंडीशंस होती हैं फियर टाइप का तो उसमें बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द इनके नाम और किस बीमारी में घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज मलेरिया इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय। मलेरिया इन्फेक्शन है जो कैसे ट्रांसमिट होगा? वर्टिकल ट्रांसमिशन थ्रू द प्लेसेंटल डिफेक्ट, वाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अब मलेरिया है जो वर्टिकल मतलब प्लेसेंटा से जो बच्चे में जाएगा, माँ से बच्चे में जाएगा, ट्रांसमिट होगा तो होगा वर्टिकल ट्रांसमिशन। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, तो बस मलेरिया का जो मेन कॉज है वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो का काटना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि आपको मलेरिया आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज किसी और में कर देते हैं तो उसको भी मलेरिया होने के चांस हैं। तो यहाँ पर ये सभी क्या होंगे, इसके लिए मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज ट्रू रिगार्डिंग लंबर पंचर मेथड। तो लंबर पंचर मेथड को लेके इनमें सही क्या है? ऑल्सो नोन एज स्पाइनल टेप, नी चेस्ट पोजिशन विल बी गिवन टू पेशेंट, निडल पास्ट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ और फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा आफ्टर ऑल ऑफ दी अबव। लंबर पंचर और स्पाइनल टेप, लंबर पंचर और स्पाइनल टेप। तो यहाँ पर जो पोजीशन दी जाती है वो होती है नी चेस्ट हो सकती है या फिर सी शेप पोजीशन हो सकती है। क्लियर। नी चेस्ट पोजीशन, सी शेप पोजीशन हो सकती है। स्पाइनल टेप के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो कॉमन साइट होती है जो कि एग्जाम में आती है वो होती है L3 to L4 या फिर L4 to L5 तक। कॉमनली जो L3 to L4, L4 to L5 तक है जो लंबर पंचर लंबर वर्टिब्रा है, यहीं पर लंबर पंचर किया जाएगा। और क्यों किया जाता है? CSF को एस्पिरेट करने के लिए, CSF बाहर निकालना है हमें कुछ डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ये नी चेस्ट पोजीशन या फिर सिटिंग पोजीशन में सी शेप पोजीशन भी दे सकते हैं, स्पाइनल टेप के नाम से भी ये जाना जाता है। और यहाँ पर L3 to L4 या फिर L5 to L5 तक लंबर वर्टिब्रा में निडल इंसर्ट करके है जो CSF हो वो बाहर निकाला जाएगा डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड ग्लूकोज इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सजेस्टिव ऑफ। ये क्वेश्चन आई थिंक जो जनवरी में पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है, HSSC का जो पेपर हुआ है उसमें कि ग्लूकोज में CSF में ग्लूकोज का लेवल कम है तो क्या है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस या फिर ब्रेन एब्सिस। क्या हो सकता है? CSF में ग्लूकोज का लेवल कम है तो ये हो सकता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्या है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। यहाँ पर हाइपोग्लाइकोरेशिया, क्या है? हाइपोग्लाइकोरेशिया मतलब ग्लूकोज का लेवल CSF में कम होना। लो ग्लूकोज लेवल इन द CSF जो कि कॉमनली बैक्टीरियल, फंगल और ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेगा, ना कि वायरल में और ब्रेन एब्सिस में। तो यहाँ पर आपको मेनिंजाइटिस की कंडीशन के 3 क्लासिकल साइन याद रखने हैं, नेचुरल रिजिडिटी, ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन, फीवर। ये क्या है? क्लासिकल साइन है मेनिंजाइटिस की। और यहाँ पर जो ग्लूकोज का लेवल कम है मतलब कि यहाँ पे क्या है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्लियर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट द हेयर। कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने खुद के बाल खींचते हैं? इमिप्रामाइन, एक्रोफोबिया, ओलेंजापाइन या फिर ट्रिक्टोट्लेमेनिया। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चे खुद के बाल नोचते हैं, खींचते हैं गुस्से में, स्पेशली ये टोडलर्स में देखने को मिलेगा। 2 से 3 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, बहुत जो टेम्पर टेंट्रम वाले बच्चे होते हैं वो खुद के बालों का खींचना क्या कहलाएगा? ट्राइकोटिलोमेनिया। क्या है? ट्राइकोटिलोमेनिया। इस तरीके से इसमें तो एक खींच रहा है, बच्चे अपने पूरे बाल उखाड़ के फेंकने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इन लैप्रोस्कोपी। क्या है? इन लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर गैसेस इज यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल।
जो भी लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होने होते हैं तो एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट किया जाता है ताकि पूरे ऑर्गन प्रॉपर विजुअलाइज हो। क्या है, पूरे जो ऑर्गन है प्रॉपर विजुअलाइज हो। गैस बिल्डअप की जाएगी इन्फ्लेट करने के लिए। तो वो गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। कौन सी गैस यूज़ करेंगे लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में ताकि पूरे ऑर्गन प्रॉपरली विजुअलाइज हो? तो वो कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर पहले हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था कि लेटेंट फेज में सर्विक्स कितनी डायलेट होगी? 0 to 3 सेंटीमीटर। कितनी? 0 to 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर यदि आपको एग्जाम में आता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या है? फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। यहाँ पर ट्रू लेबर पेन का मतलब होगा कि जो लेबर पेन आप चाहे लेट लें, बैठ जाएं, उठ जाएं, बट वो कम नहीं होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? ट्रू लेबर पेन। तो यहाँ पर ट्रू लेबर पेन के साथ साथ सर्विक्स का डायलिटेशन देखने को मिलेगा, जो कि सर्विक्स टोटल फुली 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे और स्ट्रॉन्ग लाने के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एग्जाम में आपको आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की 3 फेज हैं, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। तो फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है कि सर्विक्स ट्रू लेबर पेन हो रहे हैं, साथ ही साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है। लेकिन इसको भी 3 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है लेटेंट फेज, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे माइल्ड आएंगे, शॉर्ट होंगे, कम टाइम के लिए होंगे, जिसमें सर्विक्स 0 to 3 सेंटीमीटर तक है जो डायलेट होगी। और इसका जो आवर है, ड्यूरेशन है, कितना होगा? 6 to 8 आवर तक। फिर आती है एक्टिव फेज। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग आएंगे, पहले माइल्ड रहेंगे, जो कि कितना रहेगी? 6 से 8 घंटे तक चलेगी। लेकिन जो मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कौन सी फेज है? एक्टिव फेज है, जिसमें सर्विक्स 4 to 7 सेंटीमीटर डायलेट होगी। नली पैरा, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो 4.5 घंटे, और जो मल्टी पैरा है उनमें 2.5 आवर है जो टाइम लगेगा। फिर आती है ट्रांजिशन फेज। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फ्रिक्वेंसी बहुत फास्ट रहेगी इसमें। तो सर्विक्स 7 से 10 सेंटीमीटर जो कि फुली डायलिटेशन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज की बात हो, लॉजी एग्जाम में आएगी, आपकी क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल FHR बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि जो फीटल हार्ट रेट है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उस टाइम पर फीटल हार्ट रेट है जो कितनी होगी? 110 से 160 बीट पर मिनट, 160 से 170 बीट पर मिनट, मोर देन 160 बीट पर मिनट, या फिर लेस देन 120 पर मिनट। होगी फीटल हार्ट रेट होगी बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन। यदि आपको पूछते हैं जनरली कितनी होती है? 120 to 160। कितनी होती है? 120 to 160 नॉर्मल FHR होगी। लेकिन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन पूछेंगे तो कितनी होगी? थोड़ा है जो इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम तो क्या होगा? 110 से 160 बीट पर मिनट। कितनी होगी? 110 से 160 बीट पर मिनट कॉन्ट्रैक्शन में FHR होगी है, यदि आपको एग्जाम में आता है। और यदि नॉर्मल FHR पूछें तो कितनी होती है? 120 से 160 बीट पर मिनट। और टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, ये फीटल की बात हो रही है यहाँ पर। जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनमें यदि बात करें हम, या फिर जो फीटल हैं उनमें बात करें तो हम फीटल ड्यूरेशन में जो टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया कंसीडर करेंगे, तो जब फीटल हार्ट रेट मोर देन 160 बीट पर मिनट जाएगी, दैट मीन्स क्या है? टैकीकार्डिया। और लेस देन 110 बीट पर मिनट जाएगी, 110 से कम जाएगी FHR, तो ब्रेडिकार्डिया। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया आ सकते हैं आपको, स्पेशली फीटल में। नेक्स्ट है यहाँ पर, और यदि यही एडल्ट में पूछे तो एडल्ट में टैकीकार्डिया कब कहेंगे हम? जब मोर देन 100 बीट पर मिनट हो पल्स, और ब्रेडी का मतलब होगा लेस देन 60 बीट पर मिनट। बट यदि फीटल ड्यूरेशन में पूछे तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर शुड कंसिडर्ड। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को कंसीडर कब किया जाता है? तो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि सर्विक्स डायलेट होती है। ऑप्शन है यहाँ पर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ द बेबी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, फ्रॉम बर्थ ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा,
फ्रॉम एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा टू अंटिल 2 आवर ऑफ बर्थ। तो अब यहाँ पर आपकी चारों स्टेज क्लियर हो जाएंगी इस क्वेश्चन से। तो सेकेंड स्टेज हम कब कंसीडर करेंगे? तो फर्स्ट में तो क्या हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आया। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके सर्विक्स डायलेट होने तक की जो पूरा टाइम है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज में आ जाएगा। अब जब सर्विक्स फुली डायलेट हो गई है तो बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा। तो फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके बर्थ ऑफ द बेबी की जो स्टेज है वो क्या कहलाएगी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। क्या होगी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फिर यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो बेबी एक्सपल्सन से लेके प्लेसेंटा एक्सपल्सन तक, प्लेसेंटा की डिलीवरी तक का जो ड्यूरेशन होगा वो कहलाएगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का मतलब होगा कि प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने से लेके 2 आवर तक जो हम ऑब्जर्व करेंगे लेडी को, बच्चे को, वो फेज क्या कहलाएगी, ऑब्जर्वेशनरी फेज और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पर चारों स्टेज, इन चारों ऑप्शन से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज क्या है, सर्वाइकल डायलेटेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके ट्रू लेबर पेन से लेके सर्विक्स डायलेट तक फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज है फुल डायलेटेशन से लेके बेबी के एक्सपल्सन तक की स्टेज। और बेबी एक्सपल्सन स्टेज किसको कहा जाता है, सेकेंड स्टेज को। सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज कहलाती है फर्स्ट स्टेज। थर्ड स्टेज को कहा जाता है, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसको कहा जाता है प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज। फिर आती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, तो इसमें प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने से लेकर 2 घंटे तक का जो ड्यूरेशन है वो कहलाती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल लेबर इज द प्रोसेस बाय विच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविड यूट्रस एक्सपेल्स द फीटस एंड द अदर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। अब नॉर्मल लेबर के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूटोकिया। क्या कहेंगे, यूटोकिया। तो ये नॉर्मल लेबर जो प्रोसेस है, इसमें ग्रेविड यूट्रस कितने वीक का फीटल कॉन्सेप्शन है जो एक्सपेल करेगी। ऑप्शन में है बिटवीन 37 एंड 42 वीक्स फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, बिफोर 37 वीक्स जेस्टेशन, आफ्टर 42 वीक्स जेस्टेशन, या फिर आफ्टर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो यहाँ पर नॉर्मल लेबर पूछा है, तो नॉर्मल लेबर का मतलब होगा जब ग्रेविड यूट्रस कितना हो, 37 वीक से लेके 37 वीक या फिर 42 वीक, आफ्टर 37 वीक के बाद है जो ड्यूरेशन किस में आएगा, टर्म प्रेगनेंसी में। और वही क्या कहलाएगी, नॉर्मल लेबर, जिसमें यूट्रस क्या करेगी, वेजाइना के थ्रू, जो नॉर्मल वेजाइना और सिजेरियन सेक्शन के थ्रू जो कॉन्सेप्शियस मटेरियल है वो बाहर आएगा। तो ग्रेविड यूट्रस में यहाँ पर जेस्टेशनल पीरियड पूछा है तो कितना है, LMP से कैलकुलेट किया जाएगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे। LMP का फर्स्ट डे से लेके बिटवीन 37 और 42 वीक का ड्यूरेशन क्या कहलाएगा, नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर के लिए जो टर्म यूज़ किया जाए तो क्या है, यूटोकिया। डिस्टोकिया का मतलब होगा एबनॉर्मल लेबर, लेकिन यूटोकिया का मतलब होगा नॉर्मल लेबर। अब यहाँ पर ग्रेविड यूट्रस की बात की जा रही है, तो आपको ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है कि यदि नॉर्मल लेबर पूछा या फिर कंप्लीट जेस्टेशनल पीरियड पूछते हैं तो क्या है, नॉर्मल में 37 to 42 वीक्स। यदि आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवरी होती है तो हम इसको क्या कहेंगे, 42 वीक के बाद होगी या फिर की जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। और यदि यही बिफोर 37 हो जाए तो क्या कहेंगे, प्री टर्म डिलीवरी और प्री टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेज फर्स्ट ऑफ लेबर इंक्लूड्स विच फेज इन द करेक्ट ऑर्डर। तो हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के क्या पढ़े हैं, फेज पढ़ी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो फेज है उनका आपको सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन में है ट्रांजिशन, लेटेंट, एक्टिव, एक्टिव लेटेंट ट्रांजिशन, एक्टिव ट्रांजिशन लेटेंट, या फिर लेटेंट एक्टिव और ट्रांजिशन। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो करेक्ट फेज है, जो फेज है उसमें 3 फेज होती हैं। फर्स्ट होती है लेटेंट, जिसमें सर्विक्स 0 to 3 सेंटीमीटर डायलेट होगी। दूसरी होती है एक्टिव, जिसमें 4 to 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन होगा। लास्ट होगी ट्रांजिशनल स्टेज, जिसमें 7 to 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन होगा। तो क्या है, तीनों फेज हो गई और इनका एक करेक्ट ऑर्डर आपको LT से भी याद रख सकते हैं। यदि आपको लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशन याद नहीं होता है तो लात, हिंदी में बात करें तो लात, दैट मीन्स लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। नेक्स्ट वन इज Your laboring patient has transitioned to stage second of labor. What changes in the perineum indicate the birth of the baby is imminent? तो यहाँ पर ट्रांजिशन फेज होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, ट्रांजिशन फेज होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में।
तो पेशेंट का पेरिनियम एरिया है इंडिकेट करता है कि बेबी क्या है, इमिनेंट है। तो आप ऐसे में यहाँ पर आपको कौन से साइन देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में है इंक्रीज इन मेकोनियम स्टैंड फ्लूइड एंड रेट्रैक्टिंग पेरिनियम, retracting perineum and anus with an increase of bloody show, rapid and intense contraction, bulging perineum and rectum with an increase in bloody show। तो यहाँ पर जो आपको ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ लेबर में, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जो साइन देखने को मिलेगा वो क्या होगा? bulging perineum and rectum with an increase in bloody show। तो क्या होगा? सेकेंड स्टेज का ट्रांजिशनल फेज है उसमें आपको ये साइन देखने को मिलेंगे। Next one is during stage third of labor, that means third stage of labor, you note a gush of blood and that is the uterus changes shape from an oval shape to globular shape. This indicate, तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में वेजाइना में और फुल गश ऑफ ब्लड देखने को मिल रहा है आपको, यूट्रस का शेप ओवल शेप से ग्लोबुलर शेप में हो रहा है, तो एक इसका इंडिकेशन है। ऑप्शन में पोस्टपार्टम हेमरेज, एमिनेंट डिलीवरी ऑफ द बेबी, साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, या फिर आंसर बी एंड सी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ब्लड गश ऑफ ब्लड, वेजाइनल ब्लड देखने को मिलेगा। यूट्रस का चेंज शेप है जो वो चेंज होगा, ओवल से ग्लोबुलर शेप में हो रहा है, तो किसके साइन है? प्लेसेंटल सेपरेशन के। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात कही है तो इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा सेपरेट होगा। नेक्स्ट वन इज, और यदि यहाँ पर आपको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी ना कहा जाता, ओनली लेबर कहते हो, कहते गश ऑफ ब्लड है देखने को मिल रहा है, यूट्रस का शेप चेंज हो रहा है, तब भी हम मार्क किसको करते? साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन को। नेक्स्ट वन इज आफ्टर बर्थ वेयर डू यू एक्सपेक्ट टू असेस फंडल हाइट? तो आफ्टर बर्थ डिलीवरी के बाद जो आप फंडल हाइट कहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे? एट द एक्सिफॉइड प्रोसेस 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस, 2 सेंटीमीटर अबव द प्यूबिस सिम्फाइसिस, या फिर एट और नियर द अम्बलाइकस। तो यहाँ पर फंडल हाइट आप कहाँ पर असेस करेंगे? आफ्टर बर्थ के 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस। कहाँ पर? 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए हर एक एग्जाम में आता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को कंसीडर करेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मदर हैज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा, यू नोट दैट द साइनी सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा वॉज डिलीवर्ड फर्स्ट, व्हाट डिलीवरी मैकेनिज्म इज दिस नोन एज एंड दिस इज द मैटरनल और बेबी सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया गया है। क्वेश्चन है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या है? प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है। अब प्लेसेंटा में आप क्या चीज़ें नोट करेंगे कि जो प्लेसेंटा का सरफेस है, साइनी पार्ट है जो पहले डिलीवर हुआ है, तो यहाँ पर एक कौन सी मैकेनिज्म है और ये प्लेसेंटा की कौन सी सरफेस है? 2 सरफेस होती है, मैटरनल और बेबी की। तो मैटरनल है या फिर बेबी की सरफेस है? ऑप्शन में डनकन मैकेनिज्म है और मैटरनल सरफेस, स्लड्ज मैकेनिज्म मैटरनल सरफेस, स्लड्ज मैकेनिज्म बेबी सरफेस, या फिर डनकन मैकेनिज्म बेबी सरफेस। तो यहाँ पर प्लेसेंटा एक्सपल्सन के लिए जनरली 2 मैकेनिज्म यूज होती है, डनकन और स्लड्ज। तो अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म है, साइनी सरफेस कब देखने को मिलेगी? जब फर्स्ट प्लेसेंटा का कौन सा है जो पार्ट डिलीवर हुआ है? बेबी वाला, करेक्ट, जब साइनी है। यदि रफ सरफेस कहते तो मैटरनल होता। और यहाँ पर कहा है कि कौन सी मैकेनिज्म है, तो ये यहाँ पर स्लड्ज मैकेनिज्म। क्या है? स्लड्ज मैकेनिज्म। सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्लड्ज मैकेनिज्म एंड बेबी सरफेस। अब यहाँ पर दोनों मैकेनिज्म हम देखेंगे। स्लड्ज मैकेनिज्म में क्या है? प्लेसेंटा है जो फर्स्ट बाहर आएगा, वो भी सेंट्रल एरिया से। क्या होगा? प्लेसेंटा पहले बाहर आएगा, कहाँ से? सेंट्रल एरिया से। और जो यहाँ पर जो बेबी सरफेस होगी प्लेसेंटा की वो कैसी होगी? साइनी होगी। जो डनकन मैकेनिज्म है इसमें पेरीफेरल वे से क्या होगा? प्लेसेंटा बाहर आएगा और यहाँ पर प्लेसेंटा के साथ साथ यहाँ पर ब्लड है जो यूट्राइन वॉल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यदि सरफेस की बात करें तो बेबी की जो सरफेस होगी प्लेसेंटा की वो साइनी होगी, मदर की कैसी होगी? यहाँ पर रफ टाइप की होगी।
दोनों मैकेनिज्म प्लेसेंटल सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है कि यदि प्लेसेंटा सेंट्रल एरिया से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो ये कौन सी मैकेनिज्म है, तो ये स्लड्ज मैकेनिज्म। और यदि प्लेसेंटा पेरिफेरल वे से सेपरेट होता है तो इसको कौन सी मैकेनिज्म कहेंगे हम, डनकेन मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के इन्फ्लामेशन का मेन कॉज क्या होगा, ऑप्शन में क्राउट, बुर्साइटिस, ट्राइकोमोनास या फिर लूपस। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा का जो मेन कॉज है वो क्या है, वो है ट्राइकोमोनास। क्या है, ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर का मेन रीजन क्या है, हाई फैट डाइट, एल्कोहल कंजप्शन, फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 30, हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज। तो सर्वाइकल कैंसर का जो मेन रीजन होता है वो होता है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब यहाँ पर यदि वो आपको ऑप्शन में नहीं है तब आप किसको मार्क करेंगे, सेक्स एट अर्ली मैरिज। क्या है, सेक्स एट अर्ली मैरिज, जिसके कारण मोस्टली सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहेंगे। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा स्मीयर कलेक्ट किया जाता है, तो वो पैप स्मीयर, अरे स्पेकुला यूज़ करके जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, किस टेस्ट के लिए, पैप स्मीयर के लिए। तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का यदि रीजन पूछा है, कॉज पूछा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, तो क्या है, हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज, कम एज में शादी हो जाना और सेक्स करना। नेक्स्ट वन इज द एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस इन द बिगिनिंग ऑफ द विच वीक। तो एम्ब्रियो है जो फीटस बनेगा तो किस वीक से बनना स्टार्ट होगा, 4th, 7th, 8th या फिर 9th। तो कंसीव करने से लेके 9th वीक तक का टाइम है वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियो पीरियड या फिर एम्ब्रियो। लेकिन आफ्टर द 9th वीक क्या कहलाएगा, फीटल, और डिलीवरी होने तक का जो टाइम रहेगा तब तक ये क्या कहलाएगा, फीटस। तो यहाँ पर यदि एम्ब्रियो है जो फीटस बनता है तो ये कब बनेगा, तो ये बनेगा 9th वीक। नेक्स्ट वन इज द डॉपलर टेक्निक कैन आइडेंटिफाई फीटल हार्ट साउंड बाय। डॉपलर टेक्निक के थ्रू हम फीटल हार्ट साउंड कब है जो सुन सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं, 5 to 7 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 10 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, 18 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 22 to 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो कब है जो हम डॉपलर टेक्निक के थ्रू फीटल हार्ट साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉपलर टेक्निक के थ्रू हम फीटल हार्ट साउंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं 10 से 12 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में। ये आपको ये मशीन याद रखनी है जो आपको एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्या है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड है और डॉपलर टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड 10 से 12 वीक में ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सोनोग्राफिंग शोइंग ऑफ स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो आपकी गायनेक से रिलेट करता ही है। यदि आपको इन ऑप्शन की जगह गटी अर्थराइटिस रहे तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस किस में देखने को मिलेंगे, एब्रप्टू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मोलार प्रेगनेंसी। तो किस केस में हमें स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे, मोलार प्रेगनेंसी में या फिर हाइडेटिफॉर्म मोल प्रेगनेंसी में क्या होगा, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे। और इनकेस आपको प्रेगनेंसी और गायनेक से रिलेट करते हुए ना ऑप्शन रहे, आपको गटी अर्थराइटिस रहे, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो इन्फेक्शन का रिकवरी पीरियड क्या कहलाएगा, डिक्लाइन, इंक्यूबेशन, कन्वल्जेंस या फिर ससेप्टिबिलिटी। तो इन्फेक्शन का जो रिकवरी पीरियड है वो क्या कहलाएगा, कन्वल्जेंस। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको, क्वेश्चन है द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज असिस्ड बाय। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कितने फेलियर रेट हैं या फिर हम ये कह सकते हैं किस तरीके से काम करती है, कौन सी मेथड से असिस्ट करेंगे हम, सोशल इंडेक्स, फैमिली कोपिंग इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स या फिर इंडिविजुअल कोपिंग इंडेक्स। तो किससे है जो हम असिस्ट करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितनी इफेक्टिव रही है, तो वो पर्ल इंडेक्स। ये रहा है यहाँ पर फॉर्मूला जो आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एज पर 100 वुमेन ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। तो यहाँ पर
कितना फेलियर रेट रहा है, कितने % कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो उसको यहाँ पर किस मेथड के थ्रू है जो चेक किया जाएगा, तो वो है यहाँ पर पर्ल इंडेक्स। तो यहाँ पर पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर पर 100 वुमेन, एक साल में कितनी 100 में से कितनी वुमेन का कॉन्ट्रासेप्टिव रेट है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और जो भी मेथड अपनाई है वो फेल हुई हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी डिवाइडेड बाय टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इनटू 100। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट्स शुड स्टार्ट बिफोर कंसेप्शन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द बेबी। तो बेबी में यदि हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है तो कंसीव करने के पहले ही या फिर कंसीव करने के टाइम से ही क्या देना स्टार्ट कर देना चाहिए, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर फॉलिक एसिड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अलग अलग टाइप के डेवलप होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या है जो हम कर सकते हैं, कंसेप्शन के टाइम से ही फॉलिक एसिड देकर हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो हेल्थ एजुकेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीमोर्डियल या फिर टर्सरी। तो हेल्थ एजुकेशन होगा, इम्यूनाइजेशन हो गया, वैक्सीन्स हो गई, ये सब किस लेवल के प्रिवेंशन में आएंगे, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। कोई भी डिसीज हुई ना हो लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी कोशिश हम करेंगे वो क्या है, प्राइमरी में। यदि डिसीज़ हो गई है और हम उसको ट्रीट करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो क्या है, सेकेंडरी में। अब डिसीज़ है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है तो क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज एट बर्थ विच वैक्सीन आर गिवन। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बर्थ जो वैक्सीन दी जाती है वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड BCG वैक्सीन। क्या है, तीनों वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है। विटामिन के दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों वैक्सीन याद रखना है। हेपेटाइटिस बी वायरस से प्रिवेंट करने के लिए, BCG ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, OPV ओरल पोलियो से पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। हेपेटाइटिस दिया जाएगा इंट्रामस्कुलर, BCG इंट्राडर्मल और OPV है जो ओरल दिया जाएगा। और यहाँ पर यदि करंट शेड्यूल की बात करें हम तो ये कब दी जाती हैं, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ BCG का जो एक ही डोज दिया जाता है। और BCG वैक्सीन की खासियत ये है कि 1 मंथ तक अलग डोज होगा और आफ्टर 1 मंथ से 1 ईयर तक डिफरेंट डोज रहेगा, लेकिन 1 ईयर के बाद BCG नहीं दे सकते हैं। OPV का 0 डोज होगा, हेपेटाइटिस बी का भी 0 डोज होगा। तो यदि यहाँ पर बात करते हैं तो अब 6 वीक में, तो 6 वीक में पेंटावेलेंट दिया जाएगा, 10 वीक में पेंटावेलेंट दिया जाएगा, 14 वीक में पेंटावेलेंट दिया जाएगा, साथ में OPV का 1st, 2nd, 3rd डोज दिया जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर रोटा वायरस भी 6, 10 और 14 वीक्स में दिया जाएगा साथ में। फिर यहाँ पर 5 to 6 में क्या दिया जाएगा, बूस्टर डोज 2nd है जो दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर परपीरियम बी और ड्यूरेशन। तो परपीरियम बी और ड्यूरेशन कितना होगा, 8 वीक, 7 वीक, 6 वीक या फिर 3 वीक्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो परपीरियम पीरियड का मतलब होगा आफ्टर प्लेसेंटल एक्सपल्सन से लेके 6 वीक तक का टाइम। क्या है, बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके 6 वीक तक का जो टाइम है क्या कहलाएगा, परपीरियम पीरियड। और परपीरियम वीक कितना होता है, 6 वीक का, 6 हफ्तों का। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फाइन डाउनी हेयर विच कवर्स बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी की जो बॉडी कवर करके रखेंगे फाइन टिनी डाउनी हेयर्स, उनको हम क्या कहेंगे, मोटलिंग, मिलिया, लेन्यूगो या फिर वर्निक सिजोसा। तो ये क्या कहलाएंगे, जो बेबी की पूरी बॉडी को कवर करके रखेंगे छोटे छोटे हेयर, वो कहलाएंगे लेन्यूगो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज यूज्ड फॉर द स्टेप ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन। न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए कौन से स्टेप है जो किए जाएंगे, CABT, TABC, ATCB या फिर BACT। तो कौन से स्टेप फॉलो किए जाएंगे न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए। यदि न्यूनेटल रिससिटेशन में ओनली इनिशियल केयर की ज़रूरत होती है तो हम उसको कहेंगे ऑब्जर्वेशनरी केयर। लेकिन यदि न्यूनेटल रिससिटेशन में स्टेप पूछे जाते हैं तो क्या, TABC, फर्स्ट टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्या है, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन बॉडी
आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन, तो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? द ड्यूडेनम, ईसोफेगस, इलियम या फिर नन ऑफ द अबव। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन स्टोर होता है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर? तो यहाँ पर आयरन का स्टोरेज ड्यूडेनम में हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, लेकिन आप आयरन खा खूब रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करती है, कहाँ पर स्टोर होता है, तो और वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? डायरेक्ट आप आयरन खाएंगे तो उसी फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, आयरन का स्टोर है जो होगा। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट करेंगे हम जिससे फाइंड आउट होगा? ऑप्शन में सीरम कैल्शियम, सीरम फेरिटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आयरन स्टोर होगा, तो आयरन के स्टोर होने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा तो वो क्या होगा? सीरम फेरिटिन टेस्ट। नेक्स्ट इज केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी आर। माला डी का केमिकल कंपोनेंट क्या है? तो माला एन और माला डी दोनों ही सेम है, जो क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। तो यहाँ पर माला डी और माला एन में एक डिफरेंस भी आता है, लेकिन यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट पूछ रहे हैं। ऑप्शन में है प्रोजेस्ट्रॉन, डी नॉर्जेस्ट्रॉल, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, डी नॉर्जेस्ट्रॉल, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन सबकी टिप ऑफ टंग होना चाहिए। माला डी माला एन हर एक एग्जाम में आपको दो में से एक आ जाता है। तो माला डी और माला एन यदि आता है तो दोनों का सेम केमिकल कंपोनेंट है, डी नॉर्जेस्ट्रॉलन, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू है जो प्रोवाइड करवाई जाती है लो डोज ओरल पिल्स हैं, जो माला डी और माला एन के नाम से अवेलेबल होती है मार्केट में। तो यहाँ पर यदि इनका लेवोनोजेस्ट्रॉल डोज पूछें तो 0.15 mg, कितना? लेवोनोजेस्ट्रॉल डोज पूछें तो 0.15 mg, और इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल होता है 0.03 mg। अब यहाँ पर टोटल 28 पिल्स होती हैं, जिनमें से 21 OCP पिल्स होंगी और 7 हैं जो ब्राउन कोटेड जो भी पिल्स होंगी। 7 कौन सी पिल होंगी? यहाँ पर फेरस फ्यूमरेट की टैबलेट होंगी, जिसमें 60 mg फेरस फ्यूमरेट रहेगा पर टैबलेट। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि जो माला एन है ये क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है मार्केट में। माला डी का है जो 3 रुपये तक है जो चार्ज किया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना, एक बेसिक बस यही इनमें एक डिफरेंस है कि माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी सभी PSC CSC अर्बन फैमिली हेल्थ सेंटर में, लेकिन जो माला डी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो नहीं रहेंगी, ये 3 रुपये के पर पैकेट से भी मार्केट में अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क? ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा? ऑप्शन है यहाँ पर IgA, IgD, IgM या फिर IgG। तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होगा वो होगा IgA। जो भी म्यूकस होगा, टीयर्स होंगे, उन सब में IgA रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क में IgA होगा। लेकिन प्लेसेंटा को जो क्रॉस करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgG। ओनली एक यही इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेड नोट में लिख दिया है। नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन इंट्रायूट्राइन डेथ। यदि बेबी स्टिल बर्थ है, दैट मीन्स यूट्रस में ही डेथ हो गई है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है जो कैसा होगा? ऑप्शन में कलरलेस, गोल्डन, टोबैको जूसी या फिर सेफ्रॉन। तो यदि बेबी की क्या हुई है? इंट्रायूट्राइन डेथ हुई है, बेबी यूट्रस में ही डेथ हो गया है, तो यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूइड जनरली कैसा होता है? कलरलेस, क्लियर कलर का होगा। कैसा? क्लियर कलर होगा। लेकिन बेबी की डेथ हुई है, इंट्रायूट्राइन डेथ हुई है बेबी की, स्टिल बर्थ है बेबी, तो कैसा होगा? टोबैको जूसी। अब यहाँ पर एबनॉर्मलिटी है एमनियोटिक फ्लूइड की जो आपको याद कर लेना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सेफ्रॉन कलर, यदि नॉर्मल कलर पूछे एमनियोटिक फ्लूइड का तो क्लियर होगा, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर नॉर्मल पूछें तो क्लियर होगा। लेकिन यदि एबनॉर्मलिटीज आती है तो यदि सेफ्रॉन कलर का होगा, दैट मीन्स क्या है? पोस्ट मैच्योरिटी, बेबी आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर हुआ है। ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स मेकोनियम स्टेन प्रेजेंट है, बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है, बेबी ने अपना पहला मेकोनियम है जो बेबी का क्या है? फर्स्ट पासिंग स्टूल, तो उसके कुछ स्टेन है प्रेजेंट रहेंगे, तो ग्रीन कलर का होगा। गोल्डन कलर है, दैट मीन्स आइसो इम्यूनाइजेशन, क्या है? RH आइसो इम्यूनाइजेशन की सिचुएशन बेबी में डेवलप हुई है।
रेड कलर है तो एब्रप्शन, रेड कलर का मतलब यहाँ पर कुछ भी हेमरेज या ब्लीडिंग हुई है। ब्राउन है या फिर टोबैको जूसी है तो कैसा रहेगा वो, इंट्रायूटाइन डेथ और स्टिल बर्थ बेबी है। नेक्स्ट वन इज अ कंडीशन इन विच एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज 5 सेंटीमीटर और लेस, दैट मीन्स, तो ऐसी कंडीशन जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या है, AFI इंडेक्स 5 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम है तो हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, हाइड्रोसेफेलस या फिर न्यूमोथोरिक्स। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड AFI इंडेक्स यदि 5 सेंटीमीटर और उससे भी कम है तो क्या है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस। यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम दी हुई है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर को एबनॉर्मलिटी पूछें तो आपको A याद रखना है, और यदि वॉल्यूम को लेके पूछें तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस और पॉलीहाइड्रोमनियोस याद रखना है। तो यदि एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटी में यहाँ पर वॉल्यूम को बात हो रही है, एमनियोटिक फ्लूइड का कितना वॉल्यूम है वो बात हो रही है, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल लेस देन 5 जाता है, AFI इंडेक्स 5 से कम जाता है तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस है। यदि डीपेस्ट वर्टिकल पूल पूछें तो लेस देन 2 सेंटीमीटर। करेक्ट, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोमनियोस में एमनियोटिक फ्लूइड है 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा, कितना, 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा। डीपेस्ट वर्टिकल पूल भी 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, और जो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन में प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? HCG हार्मोन। क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो जनरली हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होगा कि इनिशियल टाइम पर प्रेगनेंसी में, कब? इनिशियल टाइम प्रेगनेंसी में मेनली ये 4th मंथ तक रहेगा, देन आफ्टर अपने आप सबसाइड हो जाएगा। तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होगा प्रेगनेंसी में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग। तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ये आपको एग्जाम में आता है कि कौन सा विटामिन दिया जाएगा हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम में ट्रीट करने के लिए, तो वो है विटामिन। प्रेगनेंसी में होने वाली जो वॉमिटिंग है, नोजिया है, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। और किसके कारण होगी? तो होगी HCG हार्मोन के कारण, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के कारण। लेकिन इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं और ये जनरली 4th मंथ तक होगी, देन आफ्टर 1st ट्राइमेस्टर के बाद है सबसाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए कौन सा विटामिन अपनाया जाता है? विटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन। डॉक्टर भी यही है जो प्रिस्क्राइब करते हैं, पायरिडॉक्सिन और विटामिन B6। इनिशियल प्रेगनेंसी में यदि आपको हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम या फिर वॉमिटिंग नोजिया हो रहा है तो। नेक्स्ट थिंग, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम को यदि ज़्यादा आपको नहीं होता है तब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लीजिए, ज़्यादा इकट्ठा मत खा लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, स्नैक्स लीजिए, बिस्किट लीजिए, जिससे आप हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की 2 लेयर होती हैं, तो यहाँ पर कहा है इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोरियोन, एमनियोन, एओक्सैक या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो इनर मोस्ट पूछी है तो वो क्या है? एमनियोन। 2 सरफेस हमने पहले बताई आपको, फीटल और मैटरनल, तो वहाँ पर वो चीज़ें भी एक्सप्लेन की। अब 2 यहाँ पर लेयर की बात हो रही है, तो इनर मोस्ट पूछिए तो एमनियोन, आउटर मोस्ट क्या है? कोरियोन। तो यहाँ पर फीटल सरफेस उस टाइम पर आपको इमेज के थ्रू हम नहीं बता पाए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीटल सरफेस शाइनी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो मैटरनल सरफेस है रही, जो रफ सरफेस है, यहाँ पर कोटिलेडॉन्स होंगे 15 से 20, जिसके कारण जो एलिवेट रहेगा और यहाँ पर रफ टाइप से दिखाई देगी। लेकिन जो फीटल सरफेस रहेगा वो कैसा होगा? देखिए शाइनी रहेगा, स्मूथ होगा, जो कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन से कवर रहेगा। तो यहाँ पर एमनियोन क्या है? इनर मोस्ट लेयर है प्लेसेंटा की, और आउटर मोस्ट पूछें तो कोरियोन। यहाँ पर ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं प्लेसेंटा को लेके। नॉर्मल वेट होता है प्लेसेंटा का टर्म प्रेगनेंसी आफ्टर 37 वीक की कंप्लीटेड प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वेट होगा 500 ग्राम। यदि 500 ग्राम भी आपको ऑप्शन में 1/6 ऑफ द बेबी वेट है तो आप प्लीज़ 1/6 ऑफ द बेबी वेट को मार्क कीजिए, क्योंकि ये करेक्ट आंसर माना जाएगा आपका। नॉर्मल वेट यदि टर्म प्रेगनेंसी में पूछें तो 500 ग्राम और बेबी के 1/6 ऑफ द बेबी वेट के।
अम्बिलिकल कॉर्ड रहेंगी तो टोटल 3 वेसल्स होंगी, 2 आर्टरी 1 वेन। जो कॉर्ड की लेंथ होगी अम्बिलिकल कॉर्ड की वो कितनी होगी 50 to 60 सेंटीमीटर। नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी में 50 to 60 सेंटीमीटर, एवरेज कहें तो 55 सेंटीमीटर। एग्जाम में यदि आपको आता है तो आप 55 सेंटीमीटर पर मार्क कीजिए। यदि यहाँ पर लेंथ इस तरीके से दी हो कि 50 से 60 तो आप इसको मार्क कीजिए, लेकिन यदि ऑप्शन में 50 से 60 नहीं है 55 सेंटीमीटर तो आप उसको मार्क कीजिए। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स होती हैं, एग्जाम में आता है 2 आर्टरी 1 वेन। आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी, जबकि वेन किसकी सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन द। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस या फिर ओविडक्ट में। तो यहाँ पर ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर होगा, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा, यूट्रस में। लेकिन जब यदि यही फर्टिलाइजेशन है जो ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में हो गया। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं पर यदि इम्प्लांटेशन भी हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में ही, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन जनरली ये इम्प्लांटेशन कहाँ पर होना चाहिए, यूट्रस में। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेक सर्वाइकल स्मीयर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो कल्चर कलेक्ट किया जाएगा तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्वाइकल स्मीयर के लिए यूज़ करेंगे हम, वेंटोस, वैक्यूम, फोर्सेप्स या फिर अरेस स्पैटुला। तो मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको बताया है, तो ये यहाँ पर अरेस स्पैटुला। नेक्स्ट वन इज ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड। तो ब्लड डेब्रिस डिस्चार्ज होगा यूट्रस से आफ्टर द डिलीवरी, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, पायूरिया, एब्सेस, कोलाज्मा या फिर लोचिया। तो ब्लड और जो डेब्रिस डिस्चार्ज होगा डिलीवरी के बाद हम उसको क्या कहेंगे, लोचिया। क्या कहेंगे, लोचिया। पायूरिया का मतलब है यूरिया में पस का आना। अब यहाँ पर कोलाज्मा का मतलब होगा प्रेगनेंसी फेस मास्क। प्रेगनेंसी में फोरहेड, चीक्स, नोज और चिन के यहाँ पर जो हार्मोनल चेंजेस के कारण फेस मास्क टाइप से आपको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं धब्बे धब्बे से दिखाई देंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोलाज्मा प्रेगनेंसी फेस मास्क। अब यहाँ पर लोचिया 3 टाइप का होगा, रूब्रा जो कि इनिशियल 3 to 4 डेज रहेगा, डार्क रेड कलर का होगा, सेरोसा जो कि पिंकिश ब्राउन कलर का होगा, एल्वा जो कि वाइटिश येलो कलर का होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर MTP एक्ट केम इन फोर्स। तो MTP एक्ट कब आया था, 1981 में, 1972 में, 1971 में या फिर 1970 में। तो MTP एक्ट आया था 1971 में। MTP एक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं अभी रिसेंट में, तो मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें पूरा टेबल के थ्रू समझा दूंगी। नेक्स्ट वन इज ओरल मेडिकेशन ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट फर्दर थ्रोम्बस फॉर्मेशन इज। तो बार बार थ्रोम्बस और क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम ओरल कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, वारफरिन, हेपेरिन या फिर विटामिन के। तो मैंने आपको जो फार्मेकोलॉजी की एक क्लास ली थी अभी रिसेंट में, आई थिंक 1 or 2 डेज पहले ही, तो उसमें बताया था। तो ओरली जो ली जाने वाली ऐसी मेडिकेशन जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी वो क्या है, वारफरिन। हेपेरिन है जो नहीं ली जाएगी, विटामिन के इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। तो वारफरिन ही एक ऐसी मेडिसिन है इसको हम ओरली ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी डिसीज आर कवर्ड इन NBBDCP। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में कितनी डिसीज कवर की जाती हैं, 8, 9, 6, 7। ऑप्शन है 8, 9, 6, 7। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा विथ NBBDCP प्रोग्राम के, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रोग्राम रिसेंट के और जो स्कीम है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है वो लोग प्लीज़ ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लें। मेडिकल एंड नर्सेस सबके नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर में। और जिनके GMC के पेपर हैं तो वो लोग भी डायरेक्ट पेपर्स परचेस कर सकते हैं। आपको पुराने पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। NHM के GMC के बहुत ही मिनिमल प्राइस में रखे गए हैं। और जो लोग परचेस नहीं कर पाते हैं, सभी पेपर हैं जो वीडियो फॉर्मेट में इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको एक बार चेक करके ज़रूर एग्जाम देने जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, तो वो विड्रावल।
NSD का मतलब होता है नो स्कैल्पेल वैसेक्टोमी। क्या है? नो स्कैल्पेल वैसेक्टोमी। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आती है फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड, जिसको हम कहते हैं तो कैलेंडर मेथड, सिम्टम बेस्ड मेथड जिसमें सर्वाइकल सीक्रेशन मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर आएगा। ओवुलेशन के टाइम पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब ओवुलेशन का टाइम आता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, हाई रहेगा। कॉइटस इंटरप्ट और विड्रावल, एब्स्टिनेंस एंड लैक्टेशनल एमनोरिया। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मेटल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर फैमिली प्लानिंग। तो कौन सा मेटल है जो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर जिंक। तो जो कॉमनली यूज़ किया जाता है फैमिली प्लानिंग में मेटल वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर कॉपर। क्या है? कॉपर। कॉपर का मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट अफेक्ट द स्पर्म मोटिलिटी, अफेक्ट और रिड्यूस द स्पर्म मोटिलिटी। तो ये क्या करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी को, या फिर स्पर्म की मोटिलिटी हो रही है तो उसको क्या करेगा? कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट सप्रेस द ओवुलेशन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव की कौन सी मेथड है जिसमें ओवुलेशन को ही सप्रेस किया जाएगा? कॉन्डोम, कॉपर्टी, ट्यूबेक्टोमी या फिर माला एन। तो कौन सी मेथड है जिसमें ओवुलेशन होता है, एग बनने की जो प्रोसेस है उसको ही रोका जाता है? तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस है जो कि क्या करेगी या फिर मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव की ओवुलेशन को रोकने का काम करेगी, सप्रेस करने का काम करेगी? तो वो है यहाँ पर माला एन। क्या है? क्या करेगी? ओवुलेशन प्रोसेस को सप्रेस करने का काम करेगी। एग्जाम में अब ओवुलेशन सप्रेस नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको माला एन से एक आएगा। माला एन माला डी से किस तरीके से अलग है? माला एन का कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या है? टोटल कितनी पिल्स होती हैं? तो यहाँ पर माला एन का है जो, जिसको हम माला एन और कंबाइंड OCP पिल्स के नाम से भी जानते हैं। COC का मतलब है यहाँ पर कंबाइंड OC पिल्स दैट आर यूज्ड टू हॉर्मोन्स, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहेंगे, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी फ्रॉम टेकिंग प्लेस बाय स्टॉपिंग द ओवुलेशन। तो ओवरी रिलीज करती है को, उस प्रोसेस को ही स्टॉप करेंगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो माला एन है इसका कॉम्बिनेशन पूछे तो क्या? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन रहेंगे। इसमें जो पिल्स आती हैं 28 पिल्स होती हैं, टोटल पूछे 28 पिल्स होती हैं, जिसमें से 21 हार्मोनल पिल्स होती हैं, 7 नॉन हार्मोनल आयरल पिल्स हैं जो रहेंगी। यहाँ पर आपको इस तरीके से पैकेट है जो अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इज माला डी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो माला डी किस टाइप का एग्जाम्पल है? टैबलेट, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, पिल फॉर्म या फिर नन ऑफ द अबव। तो माला डी और माला एन किस टाइप का एग्जाम्पल है? दोनों किस टाइप का है? फिल फॉर्म का। किसका? फिल फॉर्म। अब माला डी और माला एन, तो हमने अभी माला एन पढ़ा। माला डी है जो स्टार्ट कब से करते हैं? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड से। इसमें भी 28 पिल होती हैं, जिसमें 21 होती हार्मोनल, 7 नॉन हार्मोनल होंगी, आयरस, फेरस, फ्यूमरेट की टेबलेट होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से है जो क्या होगी? माला डी है जो रहेगी। नेक्स्ट इज विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर न्यूली वेड कपल्स मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो किसी की नई शादी हुई है तो उसके लिए आप कौन सी मेथड अपनाने को कहेंगे? यदि वो आफ्टर शादी के बाद बच्चा कंसीव नहीं करना चाहता तो कौन सी मेथड अपनाने के लिए आप उसको कह सकते हैं, या फिर उसके लिए बेस्ट मेथड होगी? इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कॉपर टी, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स। तो यहाँ पर जिनकी नई शादी है तो उनको ना तो हम IUD इंसर्ट करने के लिए कहेंगे, ना ही कॉपर टी के लिए कहेंगे। और यहाँ पर जो बचता है वो क्या है? कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स। क्या होंगे? कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स लेने के लिए कहेंगे। बेस्ट मेथड मानी जाती है जो न्यूली वेड्स कपल होते हैं उनके लिए। अब यदि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही फेल हो जाए, मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ की, अपना किसी ने इवन स्टरलाइजेशन भी करवा दिया, उसके बाद भी क्या हो जाता है? प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसको हम बहुत सारे लोगों में कैसे चेक करेंगे? तो हम असेस कर सकते हैं पर्ल इंडेक्स के थ्रू। कैसे? पर्ल इंडेक्स के थ्रू हम उस चीज़ को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव आर एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट।
तो DMPA है यहाँ पर किस रूट से इंजेक्ट किया जाएगा, IM, IB, SC या फिर ID। तो यहाँ पर DMPO प्रोवेरा है जो कि अंतरा के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर किस रूट से इंजेक्ट की जाती है, हर 3 महीने में इंट्रामस्कुलर रूट से इसको इंजेक्ट किया जाता है। अब इसमें कितना डोज होता है DMPA में, डिपॉक्सी मेड्रोप्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट में, तो 150 mg इंट्रामस्कुलर जो है यहाँ पर डोज दिया जाएगा, हर 3 महीने में दिया जाएगा, एवरी 3 मंथ में। इवन इसको लैक्टेशन यदि आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तब भी दे सकते हैं। इंजेक्शन कैन बी डिलेड अप टू 4 वीक्स। तो यहाँ पर DMPA सबक्यूटेनियस दिया जाएगा। यदि DMPA IM दिया जा रहा है, यदि इंजेक्शन क्या हो जाए, डिले हो जाए 4 वीक तक, तो यहाँ पर आपको दूसरा डोज याद रखना है, सबक्यूटेनियस दिया जाएगा। तो कितना 104 mg दिया जाएगा अपर थाई में, एब्डोमेन में, और एवरी 3 मंथ में दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो मैंने जस्ट अभी बताया DMPA है जो यहाँ पर क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट इंटरफियर विद द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रसिस। तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि इम्प्लांटेशन के लिए, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में इंटरफेयर करेगी कि नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हो गया लेकिन हम इम्प्लांट नहीं होने देंगे। ऑप्शन में कॉन्डोम, माला एन, कॉपर टी या फिर ट्यूबेक्टोमी। तो क्या है जो यहाँ पर कौन सी मेथड है जो कि इंटरफेयर करेगी फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस में इम्प्लांट होने से, तो वो है कॉपर टी। क्या है, कॉपर टी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट द STD। तो सबको पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को ओनली सिंगल मेथड ही क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है कॉन्डोम। क्या है, कॉन्डोम है जिसके थ्रू हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बाकी अदर से नहीं। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ स्पेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो हमने 2 तरीके की पढ़ी, परमानेंट और यहाँ पर स्पेसिंग। स्पेसिंग में भी बहुत सारी मेथड होती हैं, तो यहाँ पर स्पेसिंग मेथड कौन सी नहीं है, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, कॉन्डोम, कॉपर टी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर स्पेसिंग मेथड गैप दिया जाना, WHO के अकॉर्डिंग एक से दूसरे बच्चे के बीच में एटलीस्ट 2.5 ईयर का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेस होना चाहिए। तो स्पेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, जो वो क्या है, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी के परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड है। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है वेसेक्टोमी, परमानेंट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ओरल पिल्स टू द यूजर्स द हेल्थ वर्कर विल आस्क अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर यदि कोई पर्सन ओरल पिल्स ले रही है, प्रिस्क्राइब किया गया है उसको, हेल्थ वर्कर के लिए सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए किसी एक को छोड़कर। स्वेलिंग ऑन द फीट, काफ टेंडरनेस, हेडेक या फिर नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन। तो यदि आप ओरल पिल्स किसी पेशेंट को दे रही हैं, पर्सन को दे रही हैं, तो उसके पहले आपको क्या पूछना हो, सभी चीज़ें पूछनी है किसी एक को छोड़कर। तो होगा स्वेलिंग ऑन द फीट, काफ टेंडरनेस, हेडेक, लेकिन नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन आप नहीं पूछेंगे। एलिजिबल कपल रिप्रेजेंट्स विच एज ग्रुप ऑफ वुमेन। तो एलिजिबल कपल का मतलब होता है फर्टाइल एज ग्रुप। तो एलिजिबल कपल में किस एज ग्रुप की वुमेन रहेंगी, 12 से 45 साल, 15 से 49 साल, 15 से 45 साल या फिर 18 से 45 साल तक की। तो जो एलिजिबल कपल हैं रिप्रेजेंट करेंगे किस एज ग्रुप को, फर्टाइल ग्रुप जो कहलाएगा वो कहलाएगा 15 से 49 साल। टारगेट कपल ऐसा कपल होगा, ऐसे एलिजिबल कपल होंगे जिनके 2 से 3 लिविंग चिल्ड्रन हो। याद रखना है, एलिजिबल का मतलब होता है फर्टाइल ग्रुप जो कि 15 से 49 साल तक का रहेगा। लेकिन टारगेट कपल ऐसा कपल होगा, ऐसे एलिजिबल कपल होंगे जिनके एटलीस्ट 2 से 3 तक बच्चे हों। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पर्मिसाइड दैट इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडेज। तो स्पर्मिसाइड एक यूज़ किया जाता है टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव में, तो वो कौन सा है, MPA, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, 9-नाइनॉक्सिनॉल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो टुडे नाम का कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें जो
केमिकल रहेगा वो क्या होगा 9-नॉनॉक्सिनाइल। क्या होगा, वुमेन्स कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें जो केमिकल होगा वो क्या होगा 9-नॉनॉक्सिनाइल। नेक्स्ट वन इज माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको माला डी माला एन से, तो माला एन माला डी का केमिकल कंपोजिशन सेम है, बस एक चीज़ में दोनों एक दूसरे से अलग हैं, वो क्या है। ऑप्शन में एस्ट्रॉइडल डोज, नॉर्जेस्ट्रॉल डोज, सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग स्कीम और सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो क्या है, फ्री ऑफ सोल्ड सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। जो माला एन है माला डी से किस तरीके से अलग है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है जो रहेगी, क्योंकि जो माला एन है क्या रहेंगी, फ्री रहेंगी, लेकिन माला डी है जो मार्केट में भी 3 रुपये पर पैकेट के हिसाब से आपको अवेलेबल हो जाएगी। बस एक यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। केमिकल कंपोजिशन सेम है, 21 OCP रहेंगी, 7 आयरन टैबलेट रहती हैं दोनों में, यहाँ पर दोनों अवेलेबल रहेंगी, लेकिन जो माला डी है मार्केट में सेल हो सकती है लेकिन माला एन नहीं होगी। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन स्टरलाइजेशन नसबंदी की कौन सी मेथड सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है भारत में, तो वो है यहाँ पर फीमेल स्टरलाइजेशन। मेल है जो बहुत ही रेयर केस में अपनी नसबंदी करवाते हैं। इंडिया की बात करें हम तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फीमेल अपनी नसबंदी कराती हैं, स्टरलाइजेशन मेथड अपनाती हैं, तो वो क्या है यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी, जो कि मोस्ट कॉमनली इंडिया में अपनाया जाता है। नेक्स्ट इज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस फॉर लैक्टेटिंग वुमेन इज। तो यदि कोई माँ ब्रेस्ट फीड कराती है तो कौन सी मेथड है जो बेस्ट रहेगी, कंबाइंड पिल्स, मल्टीफेजिक पिल्स, मिनी पिल्स या फिर सेंटोप्रोमेन। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए यही है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कौन सी होगी, कंबाइंड पिल्स, मल्टीफेजिक पिल्स, मिनी पिल्स या फिर सेंटोप्रोमेन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और कम्युनिटी पोस्ट में भी इस क्वेश्चन को अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ भी इसका आंसर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग ऑप्शन है सेंटोप्रोमेन, सेंटोप्रोमेन का नाम क्या है, छाया। तो ये सभी आपको एग्जाम है जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक। जेनाइटल ट्रैक्ट से मतलब बाय वेजाइना कुछ ब्लीडिंग होती है, 28 वीक की प्रेगनेंसी है, लेकिन बच्चे के जन्म होने के पहले तो ये क्या कहलाएगा, एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रा यूटराइन डेथ, इंट्रापार्टम हेमरेज दैट मीन्स ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है, या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी यदि जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है, या तो वो ब्लीडिंग हो रही है कब, डिलीवरी के पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, लेकिन 28 वीक के बाद, तो ये कहलाएगा एंटीपार्टम हेमरेज। क्या कहलाएगा, एंटीपार्टम हेमरेज। आज मैंने जो सेकंड शॉर्ट्स चैनल है वहाँ पर 10 डेंजरस साइन पढ़ाए हैं प्रेगनेंसी में। यदि 10 साइन देखते हैं तो तुरंत आप हॉस्पिटल पहुँचिए एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर 28 वीक की प्रेगनेंसी में लेकिन बच्चे के जन्म के पहले जो ब्लीडिंग होती है वो क्या कहलाएगी, एंटीपार्टम हेमरेज। एंटी मतलब पहले और प्री, तो यहाँ पर है क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज। अब एंटीपार्टम हेमरेज का जो मेन रीज़न है वो क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब लोअर लाइंग ऑफ प्लेसेंटा। क्या है, लोअर लाइंग ऑफ प्लेसेंटा या फिर डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये क्या है, कॉमन कॉज है किसके, एंटीपार्टम हेमरेज के। और जनरली एंटीपार्टम हेमरेज 24+ मतलब 24th वीक हो जाए प्रेगनेंसी के, उसके बाद यदि ब्लीडिंग होती है तो किस में कंसीडर किया जाएगा, एंटीपार्टम हेमरेज में, लेकिन बच्चे के जन्म होने के पहले। तो इसके यदि कॉज पूछे एंटीपार्टम हेमरेज के, तो इसका एक ही मेन कॉज होता है, वो क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब लोअर लाइंग ऑफ प्लेसेंटा, जो सर्वाइकल हो से प्लेसेंटा उसको कवर कर जाए। टाइम के पहले प्लेसेंटा का डिटैच हो जाना तो वो कहलाता है एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, लेकिन सबसे कॉमन क्या है, तो वो प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कैवा इन द फीटल लाइफ इज नोन एज। तो कनेक्शन है किसके बीच, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कैवा के बीच में, कब, फीटल लाइफ में, मतलब बच्चा जब यूट्रस में है। तो वो क्या है, डक्टस वीनोसस, डक्टस आर्टरियोसस, पल्मोनरी आर्टरी या फिर अम्बिलिकल आर्टरी।
तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा में टोटल यदि ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं तो कितनी होती हैं? होती हैं टोटल 3। कितनी? 3। अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी। तो यहाँ पर 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जो वेन है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। और जो आर्टरीज हैं, 2 आर्टरी 1 वेन, याद रखें 1 वेन प्लस 2 आर्टरी, टोटल पूछें तो 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। किसमें? अम्बिलिकल जो वेसल्स हैं उसमें। तो अम्बिलिकल वेन क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करने वाला ऑर्गन। तो अम्बिलिकल वेन इंफीरियर वेना केवा, इन दोनों के बीच का कनेक्शन फीटल लाइफ में कहलाएगा क्या? डक्टस विनोसस। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ यदि बात करें तो 55 सेंटीमीटर, एक मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कब अर्ली कॉर्ड क्लैम्प करना है, मतलब जल्दी कट करना है, तो यदि माँ RH नेगेटिव हो या फिर माँ को कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो तब अर्ली कॉर्ड क्लैम्प करना है। कुछ केसेस में डिले कॉर्ड क्लैम्पिंग भी की जाती है। मान लीजिए बच्चा प्रीमेच्योर हुआ है लेकिन माँ हेल्दी रही है, बच्चे की डिलीवरी टाइम के पहले हो गई है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि जो कॉर्ड है वो थोड़ा डिले कट की जाती है ताकि कॉर्ड का जो ब्लड है वो बच्चे में पहुंच सके। क्लियर? नेक्स्ट इज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज गिवन टू इम्प्रूव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए? ऑप्शन में है यहाँ पर डायजेपाम, ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाएगा? कब? यहाँ पे बात की जा रही है कब इंजेक्शन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है लेकिन उनको और प्रॉपर स्ट्रॉन्ग लेके आना है, तो कौन सा इंजेक्शन लगाया जाएगा? वो होगा ऑक्सीटोसिन। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। केमिकल कंपोनेंट सेम होगा लेकिन नाम है जो कभी कभी पिटोसिन के नाम से भी अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, नर्सिंग के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन कि नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन है जो क्या है? एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन, डॉर्सीवर्जन डॉर्सीफ्लेक्शन, एंटीवर्जन और डॉर्सीफ्लेक्शन। क्या है यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन? तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या है? एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। इस तरीके से देखिए, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस फॉर्म्स अ राइट एंगल विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वेजाइना, इट्स कॉल्ड द एंटीवर्जन एंगल। क्या है? लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस है जो एंगल बनाएगा लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वेजाइना तक, तो ये क्या कहलाएगा? एंटीवर्जन एंगल। दूसरा है एंटीफ्लेक्शन। तो एंटीफ्लेक्शन में क्या है? लॉन्ग एक्सिस फॉर्म्स एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस ओपन फॉरवर्ड विद इन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सर्विक्स। पहला बना रहा है वेजाइना तक और दूसरा बना रहा है सर्विक्स तक। तो एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन। नॉर्मल वेट पूछे तो होता है 60 ग्राम, कितना? 60 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, लेकिन प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है? 1000 ग्राम से भी ज़्यादा। नेक्स्ट इज a 31-year-old multipara is admitted to the birthing room after initial examination, reveal her cervix to be at 8 centimeter, completely effaced and at 0 station. What phase of labor it is? तो यहाँ पर 31 ईयर की लेडी एडमिटेड है, मल्टीपैरा मतलब दो से ज़्यादा बार उसकी ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी हैं, लेबर रूम में लाई गई है। एग्जामिनेशन करने से पता चला है कि सर्विक्स 60 सेंटीमीटर डायलेट हो गई है, मतलब कि कम्प्लीटली इफासमेंट। इफासमेंट का मतलब है कि सर्विक्स का दिखना ही नहीं, या फिर सर्विक्स इतनी ज़्यादा थिन हो जाना कि दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेचिंग हुई है, जो डायलिटेशन हुआ है उसके कारण, तो क्या है 100% इफासमेंट है। 0 स्टेशन है, तो कौन सा फेज है लेबर का? एक्टिव, लेटेंट, ट्रांजिशनल या फिर एक्सपल्सिव फेज। तो ये ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर। क्या है? ये ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर।